बाहर बारिश हो रही है। अंदर दुखी मन के साथ सुखी राम चुपचाप बैठे हैं। तभी उनकी पत्नी सुगंधा भीतर कमरे में प्रवेश करती है। चलिए, मैंने चाय पकोड़े बना दिए हैं। शादी के बाद पहली बार बेटी घर आई है। आइए, आज उससे बात ना सही, कम से कम कुछ देर उसके पास बैठ जाइए। उसे भी महसूस हो कि ये घर अब भी उसका है, उसका अपना है। देखो भाग्यवान, मेरी कोई इच्छा नहीं है। तुम जाओ, अपनी बेटी के साथ बैठो। हम यहीं ठीक हैं। सुखी राम की बातें सुनकर सुगंधा का हृदय उन्हें सहन नहीं कर पाता। आपकी बेटी से ये नाराजगी कब तक मेरी ममता की परीक्षा लेती रहेगी? इतने सालों तक आपकी हर बात मानी है मैंने, क्या आप मेरी एक बात नहीं मान सकते? पत्नी की ऐसी बातें सुनकर सुखी राम बिना कोई बहस किए कमरे के बाहर चले जाते हैं। सीमा, बेटी देविका के लिए जो रिश्ता आया है उसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? माँ, सच कहूँ तो मुझे ये रिश्ता कुछ समझ में नहीं आया। हमारे हिसाब से वो लोग काफी गरीब हैं। शायद देविका कहने से डर जाएगी, लेकिन मुझे ये रिश्ता ठीक नहीं लगा। हाँ, तुम भला क्यों डरोगी? डरते तो तुमसे माँ बाप हैं। किसने कह दिया कि बेटियां माँ बाप से डरती हैं? अरे, डरते तो बेटियों के माँ बाप हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक उन्हें हर पल ये डर रहता है कि कहीं उनकी बेटी कुछ कह न दे, कुछ मांग न ले, कुछ ठान न ले। शादी में घर आई हो, शादी हो जाए, उसके बाद तुम जा सकती हो। पिता की कठोर वाणी सीमा को अंदर तक झकोड़ देती है। वह चुपचाप सिर झुका लेती है। सुखी राम कुछ नहीं कहते, बस उठते हैं और कमरे से बाहर चले जाते हैं। दरअसल सीमा ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर उनके बचपन के दोस्त सेठ गोविंदनाथ के बेटे अजय से शादी कर ली थी। यही कारण है कि सीमा के पास किसी चीज की कमी न होने के बावजूद उसके पिता उससे नाराज रहते हैं। सीमा, तुम आराम से जाना। बारिश का मौसम है, गाड़ी के बिना मत निकलना। जी, मैं संभल कर जाऊंगी। आज मैं देविका के पास ही रहूंगी। घर शादी के बाद ही लौटूंगी। आप बस माँ और पिताजी को कह दीजिएगा। तुम चिंता मत करो, माँ और पिताजी को मैं संभाल लूंगा। जी, पूरे 1 साल बाद घर जा रही हूँ, अपनी शादी के बाद सीधे बहन की शादी पर। इसलिए सोच रही हूँ कि कुछ दिन उसके साथ रह लूँ तो अच्छा रहेगा। हो सके तो आप देविका की शादी में जरूर आइएगा। माँ को और देविका को बहुत अच्छा लगेगा। अपना ख्याल रखना और संभल कर जाना। रात ढल चली थी। देविका और सीमा कमरे में बैठी कुछ बात कर रही थीं। तेरा दिमाग खराब है क्या? मेरी बात और थी। मुझे पता था मैं अपने घर जैसी ही शान वाले घर में जा रही थी। तुझे क्या हो गया है? तुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा कि वो लोग कितने गरीब हैं? नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। मुझे बस बाबा का सिर नहीं झुकने देना है। तब की बात और थी, तब हमारी हालत कुछ और थी। अब हमारे क्या हालात हैं ये तो आप जानती ही हैं। और फिर आपके ससुर ने जो अपमान किया था, बाबा उसे आज तक नहीं भूल पाए हैं। हालात जैसे भी हों, क्या बाबा इतने गरीब हैं कि एक लड़की को ढंग की जगह नहीं ब्याह सकते? मैंने तो उनसे कुछ भी नहीं लिया। उन्हें छोड़, तेरी मति भ्रष्ट हो गई है क्या? अच्छी बेटी बनने के चक्कर में अपनी जिंदगी में क्यों आग लगा रही है? तभी सुगंधा हाथ में कुछ साड़ियां लिए कमरे के भीतर प्रवेश करती है। ये कुछ साड़ियां हैं देविका, इन्हें तुम अपने साथ ससुराल ले जाना। माँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? आप बाबा का साथ क्यों दे रही हैं? बाबा को तो देविका की कोई फिक्र ही नहीं है। कैसे रहेगी वो उस 2 कमरों के घर में? थोड़ा तो सोचिए माँ। अब तक मैं शांत थी क्योंकि तू बहुत वक्त बाद घर आई है, लेकिन अब बस बहुत हो गया। एक बार तो तू अपने बाबा का दिल दुखा ही चुकी है और अब भी तू नहीं सुधरी। आखिर कितनी बार हमारा सिर झुकवाएगी तू? सीमा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस बार अपनी बहन का ब्याह शांति से होने दे। मुझे इस बार कोई तमाशा नहीं चाहिए। सीमा की आंखें मां की बात सुनते ही भर आईं। वो कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द गले में ही अटक गए। कुछ ही दिनों में देविका की शादी राजीव से हो गई। एक कमरे में सीमा और उसकी मां बैठी थीं। घर के खालीपन को देखकर चुपचाप रो रही थीं। माँ, ऐसे कब तक यहाँ बैठी आंसू बहाती रहोगी? आखिर एक न एक दिन तो तुम्हें देविका को पराए घर ब्याहना ही था।
ठीक कहा तुमने। एक दिन तो मेरी रानी बिटिया को जाना ही था। आखिर तू भी तो चली गई थी ना। क्या कसूर होता है बेटियों के माँ बाप का। बस जिगर से लगाकर पालते हैं और फिर एक दिन उसी कलेजे के टुकड़े को खुद ही अलग करना पड़ता है। हम तो खाली हाथ रह जाते हैं। कैसे इतना बड़ा दिल करूं? इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा, लेकिन कर भी क्या सकती हूँ। बेटी की माँ होना। माँ तो रो लेती है, पर पिता सुखी राम सबके सामने चुप, कोने में खड़े बेटी की याद में बस सिसकते रहते हैं। बेटियों का आंगन एक दिन तो सूना होना ही होता है। न जाने कब बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। देविका, मेरी लाडो, मेरी रानी बेटी, भगवान तुझे हमेशा सुखी रखे। इधर देविका का आगमन उसके ससुराल में होने जा रहा था। चलिए अब सब लोग अंदर आ जाइए। वैसे भी शादी ब्याह के चक्कर में बड़ी थकान हो गई है। सुनो बहू, स्वागत वागत तो होता रहेगा। राजीव तो दफ्तर चला गया, उसे छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम अब काम में लग जाओ। ठीक है, जाओ। जाकर आलू पराठा और चाय बना लाओ। जी माँ जी। सफर से थकी देविका सीधी रसोई में चली जाती है। अरे ये काम तो रेणु भी कर सकती थी। तुमने तो नई बहू को आते ही रसोई में घुसेड़ दिया। थोड़ा तो सांस लेने दो उसे। सुनिए जी, आप अपना देखिए। औरतों के मामलों से दूर ही रहें तो बेहतर होगा। ये घर में चलाती हूँ, आप नहीं। पिता की बात सुनकर रेणु पैर पटक कर अंदर चली जाती है। कर दिया या ना उसे नाराज। रेणु अपने भाई के नए कमरे को देख ही रही होती है कि तभी उसकी माँ आ जाती है। क्या बात है रेणु, तू यहाँ क्यों आ गई? वाह माँ, कह तो ऐसे रही हो जैसे कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ है। तुम लोगों को मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं। राजीव से बड़ी हूँ मैं, फिर भी उसकी शादी मुझसे पहले कर दी। अब तो ये घर भी उसकी बीवी जी का हो गया है ना। मेरा क्या रह गया यहाँ? घर का सबसे बड़ा कमरा भी उसी को दे दिया गया। मेरा हक कहाँ है इस घर में? सब कुछ तो उसका और उसकी बहू का है। मैं कह देती हूँ माँ, अब एक काम भी हाथ नहीं लगाऊंगी इस घर में। सब कुछ तुम्हारी बहू ही करेगी। हाँ। तू फिक्र मत कर। जो तेरे बाप ने झटपट ये शादी ठोक दी ना, और इस लड़की को उठा के घर में पटक दिया, वो भी 2 कौड़ी के दहेज में, उसकी औकात में दिखा दूंगी। इस नकली महारानी को एक पल सुकून से जीने नहीं दूंगी इस घर में। जितने आंसू तू बहा रही है, उससे 100 गुना ज्यादा इसके न निकलवाए तो मेरा नाम नहीं। देखती जा। बाबा ने खाना तो खा लिया होगा ना? माँ ठीक तो होंगी, सबकी बहुत याद आ रही है। चलो, खाना तो ठीक ही था, कुछ खास नहीं। एक काम करो, बाहर जाकर कपड़े धोकर सुखा दो, और फिर रात का खाना भी तो बनाना है। जी माँ जी, जैसे आप कहें, मैं अभी जाकर सारे काम कर देती हूँ। देविका जाकर सारे कपड़े धुलती है। इतना काम करने के बाद वह थक गई थी। थकान के चलते वह अपने कमरे में जाकर कुछ देर आराम करने की सोचती है। तभी रेणु देविका को कमरे में सोता हुआ देख अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाती है। माँ, रानी जी तो कमरे में घोड़े बेचकर सो रही हैं। इसको क्या आराम करने के लिए लाए थे घर में? अगर यही आराम करेगी तो भला रात का खाना कौन बनाएगा? क्या अभी तक सो रही है? सुबह से तो एक पल उसे बैठने नहीं दिया मैंने। बेटी, अब मौका देखकर घोड़े बेचकर सो गई होगी। आखिर इतनी जल्दी इसने ढेर सारे कपड़े भी धो ही लिए। तू चिंता मत कर, मैं भी तेरी माँ हूँ। अब इसे सीधा करती हूँ। ठीक है माँ, मैं जरा अपनी सहेली से मिलकर आती हूँ। ओ रानी जी, ये आपके पिता का घर नहीं है जहाँ आराम फरमाया जा रहा है। उठिए और सीधे काम में लगिए।
वो माँ जी, मेरे गले और सिर में थोड़ा दर्द हो रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मैं अब भी जाकर खाना तैयार करती हूँ। ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ दिया जो थक गई आप? मलिका बनकर सोने आई है क्या? ये सोएंगी और काम हम करेंगे। सास से खरी खोटी सुनने के बाद देविका की आंखें भर आती हैं। वो चुपचाप वहां से उठती है और रसोई में चली जाती है। वहां जाकर बिना कुछ कहे खाना पकाने लगती है। रोज यही सिलसिला चलता रहा, चुप्पी, आंसू और काम। एक दिन राजीव बाहर किसी काम से जाने वाला था। ये रहा आपका टिफिन। देविका, मैं सोच रहा था कि तुम्हारे लिए आते वक्त कुछ सामान लेता हूं। तुम अपना पसंदीदा रंग मुझे बता दो। आपको जो भी ठीक लगे आप ले आइएगा। ठीक है, अगर नहीं बताओगी तो फिर मैं अपनी पसंद से ही कुछ लेता आऊंगा। राजीव को जाते देख रेणु फिर से अपनी माँ के पास जाकर उसके कान भरने लगती है। माँ, राजीव तो कब का दफ्तर के लिए निकल गया। अब तो 2 दिन बाद ही लौटेगा। तुमसे बिना मिले ही चला गया। माँ, अब तो तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे हाथ से निकल गया। क्या राजीव मुझसे बिना मिले चला गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी बदल जाए मगर मेरा बेटा, उसे मैं बदलने नहीं दूंगी। ऐसे ही काफी वक्त गुजर जाता है। रोज देविका घर का सारा काम करती, कभी कपड़े धोना तो कभी खाना बनाना। उसी दौरान एक दिन रेणु देविका को पड़ोस की रमा के साथ कुएं से पानी भरकर लौटते हुए देख लेती है। देखो संजय, तुम जल्दी हमारे बारे में अपनी माँ से बात करो। तुम इतनी परेशान क्यों होती हो रेणु? मैंने तुमसे कहा ना, मेरी नौकरी लग गई है। अब बस कुछ ही दिनों में माँ को मना लूंगा। चुप करो, वहाँ मेरी भाभी जा रही है। अरे वाह भाभी, लग रहा है तुम्हारी जिंदगी में बड़ा सुकून है, लेकिन तुम्हारी प्यारी ननद तुम्हें सुकून से रहने नहीं देगी। रेणु घर जाकर सारी बात में मिर्च मसाला लगाकर अपनी माँ के सामने रखती है। उसकी माँ बिना कुछ जाने और पूछे देविका पर भड़क पड़ती है। क्यों री, पूरे गांव में घूम घूम कर बातें बना रही हो? माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? तुमने पड़ोस की रमा से मेरे बारे में क्या कहा कि मेरी सास का चाल चलन ठीक नहीं है? मैं भला आपके बारे में ऐसा कुछ कैसे कह सकती हूँ? भाभी, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने अपने कानों से तुम्हें रमा से ये सब कहते हुए सुना है। बस बहुत हो गया, अब तुरंत मेरे घर से निकल जाओ। माँ जी, थोड़ा तो सोचिए, शाम ढलने को है, मैं इस वक्त कहाँ जाऊंगी? ये तो तुम्हें इतनी सारी बातें करने से पहले सोच लेना चाहिए था। देर रात देविका अपने माता पिता के घर पहुंचती है। वह सारी बातें अपने परिवार को बताती है, एक एक करके, जैसे दिल का बोझ हल्का कर रही हो। उसके पिता बीच में ही उठकर कमरे से बाहर चले जाते, मानो आंसू बेटी के सामने न दिखाना चाहते हों। माँ, मैंने बहुत कोशिश की थी सब कुछ संभालने की, लेकिन बस मेरी बेटी, मुझे पता है तेरी कोई गलती नहीं है इस सब में। तू रोना बंद कर दे मेरी लाडो रानी। उस घर के दरवाजे भले ही तेरे लिए बंद हो गए हों, लेकिन इस घर का दरवाजा तेरे लिए हमारी आखिरी सांस तक खुला रहेगा। आप क्यों रोते हैं? हमारी बेटी हम पर बोझ नहीं है। आज तक उसे हमने पाला है, आगे भी पालेंगे। सारी गलती हमसे हुई है। लड़के वालों को परखने में भूल हो गई हमसे। काश इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया होता तो आज देविका ये सब न झेलती। आपका इसमें कोई कसूर नहीं है, ये तो देविका का भाग्य है। इससे हम भला कैसे लड़ते? अगर ये लिखा था उसके लिए तो इससे वो कैसे बचती? अब आप आंसू मत बहाइए। आप रोएंगे तो मैं और देविका तो टूट ही जाएंगे। कुछ दिन बाद राजीव लौटा। माँ और बहन ने बात टाल दी। देविका का जिक्र दब गया।
सीधे रेणु संजय का रिश्ता तय होने लगा। तेरी बीवी तो कहकर गई है कि 3 महीने से पहले घर नहीं लौटेगी। बड़े दिन बाद मायके गई है। मैंने भी बहस करना ठीक नहीं समझा। अब तू अपने पिताजी से रेणु और संजय की बात कर ले, वो तेरी ही मानेंगे। लड़का मेरी सहेली का दोस्त है, अच्छे घर का है। माँ, बाकी सब ठीक है, लेकिन देविका यूं अचानक बिना बताए कभी नहीं जा सकती। आप तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? राजीव मां के आंसुओं से गुमराह हो जाता है। नहीं माँ, आप मुझे गलत समझ रही हैं। आप झूठ क्यों बोलेंगी? आप चिंता मत करिए, मैं दीदी के रिश्ते की बात पिताजी से करता हूं। कुछ दिन बीते थे कि सीमा देविका से मिलने आती है। देविका, इतना कुछ हो गया और तूने अपनी दीदी को बताना भी जरूरी नहीं समझा? इतनी बड़ी बात नहीं है दीदी, मुझे कोई दुख नहीं। सच कहूँ तो जो सुकून माँ बाबा की सेवा में है वो कहीं नहीं। मेरा सौभाग्य है कि फिर से उनका साथ मिला। देख रही हूँ कि मेरी छोटी सी देविका आज कितनी बड़ी हो गई है। दीदी, मैं तो पहले ही बड़ी हो गई थी, आप ही देर से समझी। माँ बाबा का साथ सबसे अजीज है, उनके पास रहकर सुकून मिलता है। अब आप रोना बंद करें, वरना मैं भी रो दूंगी। हाँ, मेरी दादी अम्मा। ऐसे ही दुख का समय देविका और उसके मायके वाले मिलकर काटने की कोशिश करते हैं। 1 महीने बाद राजीव के पिता घर लौटते हैं। सीधा बात रेणु की शादी की होने लगती है। बाबा, मैंने दीदी के लिए एक लड़का पसंद किया है, आप उससे मिल लेते तो बेहतर होता। वो सब तो ठीक है, लड़का कहाँ भाग जा रहा है ये बताओ। बहू कहाँ है? अरे, बहू तो 2 महीने के लिए अपने मायके गई है। राजीव खुद उसे छोड़ के आया है। आप पहले बिटिया की सोचिए, उसकी उम्र भी तो निकल रही है। पिताजी, माँ ठीक कह रही हैं। देखते ही देखते रेणु और संजय का विवाह हो जाता है। जा बेटी, अपना घर संभाल। मैंने तो तुझे अपने कलेजे से लगाकर रखा है। जैसे मैं तेरा ध्यान रखती हूँ, वैसे ही तेरी सास भी तेरा उतना ही ख्याल रखे। तुझ पर कभी कोई आंच न आए, मेरी रानी। उधर देविका अपनी बिखरी जिंदगी माँ बाप और बहन के साथ संभालने की कोशिश करती। कभी बहन संग बाहर निकलती, कभी सबसे बातें करके मन हल्का करती। दूसरी तरफ संजय को किसी कारणवश कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता है। माँ महारानी आज पानी भरने नहीं गई, आप कुछ कहेंगी या फिर मुझे ही सीधा करना पड़ेगा? तू क्यों अपनी जुबान में जहर घोल रही है? उसे समझाना मेरा काम है, तू शांत रह। क्यों री रेणु, दिन भर मुफ्त की रोटियां ही तोड़ेगी या कभी काम भी करेगी? तेरी माँ करेगी क्या इस घर के सारे काम? रेणु को पहली बार किसी ने यूं झिड़का। दुखी मन से पानी भरने चली गई। लौटी तो सास फिर सुनाने लगी। रेणु ने सिर झुका लिया। पानी भरने गई थी या कुआं खोदने? अब जरा जाकर खाना भी बना ले। जी मां जी, मैं अभी जाकर गर्मा गर्म खाना तैयार कर देती हूँ। रोज इस गर्मी में रसोई में उबलती हूँ। वो बेशरम रीना एक हाथ तक नहीं बटाती। घर में रानी बनकर बैठी थी और मैं यहाँ नौकरानी बन गई हूँ। मुझे ही शादी का भूत सवार था ना, अब भुगत रही हूँ। अब धीरे धीरे रेणु का किया उसके सामने आने लगा था। तभी एक दिन, भाभी जरा यहाँ आना। एक काम करो, आज मेरी दोस्तें घर आ रही है, उनके लिए मटर पनीर बना लो और साथ में कुछ मिठाई भी। रीना, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम अपने दोस्तों को कभी और बुला लेना, क्योंकि खाना तो मैं पहले ही बना चुकी हूँ। रीना गुस्सा जाती है, फिर कुछ सोचकर बोली, ठीक है, फिर आप एक काम और करिए,
मैं बाहर माँ के साथ बैठने जा रही हूँ, एक कप चाय बनाकर बाहर ले आना। रीना माँ के पास बैठी बातें कर रही थी। तभी रेणु चाय लेकर आती दिखी। पास आते ही रीना ने टांग अड़ा दी। चाय का कप सीधा सास पर गिरा। सास चीखी और रेणु को थप्पड़ मार दिया। रेणु के आंसू चलने लगे। वो रुकी नहीं, उसी दिन अपने मायके लौट गई। क्या हो गया रेणु? अचानक यहाँ कैसे आ गई? संजय भी साथ नहीं है। रो क्यों रही है बेटी? मुझे बता, मेरा दिल बैठा जा रहा है। माँ, जो मैंने भाभी के साथ किया था उसकी सजा मुझे मिल गई। मैंने कैसे सोच लिया कि किसी का घर तोड़कर मेरा घर बस जाएगा। ना मेरी बच्ची, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। तू तो नादान थी। सारी गलती मेरी थी। मैं चाहती तो सब कुछ संभाल सकती थी, लेकिन दहेज के लालच की पट्टी मेरी आंखों पर ऐसी बंधी कि सही गलत समझ ही नहीं आया। मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी घर में बैठी है। आखिर कब तक यूं ही बैठी रहेगी वो? हमारे बाद उसका क्या होगा? पूरी जिंदगी ऐसे ही तो नहीं गुजार सकती है वो। बाबा, क्या मैं आपके लिए एक बोझ हूँ? तो फिर आप मेरे लिए यूं क्यों रोते हैं जब मैं खुश हूँ? तो अब आप भी मेरे लिए खुश रहिए। जिंदगी में मुझे किसी चीज से इतना कष्ट नहीं होगा जितना आपके आंसुओं से होता है। समधी जी, हम सब यही इतनी सुबह आप सबसे अपने किए की माफी मांगने आए हैं। हमें माफ कर दीजिए। मैंने जो कुछ भी देविका के साथ किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हमें हमारे कर्मों की सजा मिल चुकी है। आप हमें माफ कर दीजिए और मेरी देविका बेटी को वापस उसके घर, हमारे साथ उसके ससुराल भेज दीजिए। काका, माँ ठीक कह रही हैं। हमें हमारी भूल के लिए माफ कर दीजिए। इस पाप की भागीदार मैं भी हूँ। देविका भाभी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो कुछ भी किया ईर्ष्या के चलते किया। सुखी जी, मैं इस सब के बारे में कुछ जान ही नहीं पाया। यदि मुझे और राजीव को इस बात का जरा भी अंदाजा होता कि मेरी पत्नी और बेटी ऐसा कुछ भी कर सकती हैं, तो मैं कभी ये होने ही नहीं देता। जैसे आपकी मर्जी बाबा। सच कहा है किसी ने, बेटी के पिता से अधिक उदार हृदय किसी का हो ही नहीं सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया समधी जी, जो आप लोगों ने मेरी दूसरी बेटी मुझे लौटा दी। बेटी देविका, ये कुछ साड़ियाँ है जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए दी थीं, लेकिन उस वक्त मैंने तुम्हें नहीं दी। लालच हावी था मुझ पर। ये रही तुम्हारी चीजें। इस पर सिर्फ तेरा हक है। भाभी, आप सिर्फ माँ को गलत मत समझना। जो कुछ भी हुआ उसकी जड़ मैं थी। मैं ही माँ से आकर आपके बारे में झूठ बोलती थी। माँ नहीं, मैं थी जो ये सब करती रही। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी भाभी। मैंने अपने ही हाथों से अपने भाई की जिंदगी में जहर घोल दिया और बस यही भूल गई थी कि कभी कोई ऐसा भी होगा जो मेरी जिंदगी में भी वही जहर घोल देगा। रेणु, थोड़ा धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह रेणु के ससुराल वाले आते हैं। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे यूं उस तरह रेणु पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वो तो अचानक से चाय मुझ पर गिर गई और अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। बेटी चाहे आपकी हो या किसी और की, बेटी बेटी ही होती है। चलो रेणु बहू, अपने घर चलो अब।